ये 2 क्वेश्चन हो गए थे लास्ट क्लास में, ठीक है। क्या हुआ? अभी भी आ रही है तो प्रोजेक्टर का ही रिफ्लेक्शन, पता नहीं कुछ नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, मैं जूम कर दूंगा थोड़ा पीछे बताते। ये 2 क्वेश्चन हो गए थे, ये क्वेश्चन हो गया था ना यहाँ पे। कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, रेंज की मैक्सिमम होने के लिए क्या होना पड़ेगा? रेंज मैक्सिमाइज करना मतलब पार्टिकल को फेंका है मैंने, ठीक है, उसको दूर फेंकने के लिए एक तो ऑब्वियस आंसर है कि भैया इनिशियल वेलोसिटी बढ़ा दो, जितना तेजी से फेंकोगे उतना ही आगे जाएगा। लेकिन अगर u का वैल्यू मैं कह दूं कि भैया आप जो है इतनी स्पीड से ही फेंक सकते हो बॉल, तब मैक्सिमम दूरी पे फेंकने के लिए आपको कितना एंगल पे फेंकना, क्योंकि आप और तो कुछ चेंज नहीं कर सकते। आप जितनी स्पीड से बॉल फेंक रहे हो, क्या आप वो स्पीड चेंज कर सकते हो? नहीं, आप स्पीड चेंज नहीं कर सकते। आप फिर उसे क्या चेंज कर सकते हो? एंगल। भाई उसको हॉरिजॉन्टली फेंक दो, उसको वर्टिकली फेंक दो, या उसको किसी और एंगल पे फेंक दो। तो ऑब्वियसली अगर मैं 45 डिग्री के एंगल पे भेजूंगा तो कॉमन सेंस भी ये है कि 45 डिग्री के एंगल पे मैक्सिमम रेंज हो, यस और नो? और यही ट्रू भी है, थियोरेटिकली दैट इज ट्रू। बोलो रेंज का फॉर्मूला यही होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g, है ना? इस चीज को मैक्सिमाइज करना है, मतलब इसको मैक्सिमाइज करना है, या तो u बढ़ा दो, u नहीं बढ़ा सकते, g को चेंज कर सकते, तो सिर्फ sin 2 थीटा की वैल्यू बची। बोलो ये sin 2 थीटा अगर मैक्सिमम हो जाए फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम sin 2 थीटा, ये मैक्सिमम मैक्सिमम कितना होगा? sin ऑफ एनी एंगल 1 ही हो सकता है, तो बोलो sin 2 थीटा 1 हो जाए। ये साइन के अंदर वाला एंगल कितना होना चाहिए जब ये पूरी वैल्यू बन जाएगी? 90 डिग्री। तो बोलो ये जो पूरा एंगल है 2 थीटा, दिस शुड बी 90 डिग्री एंड थीटा शुड बी इक्वल टू 45 डिग्री। सही है? जब थीटा 45 होगा, 2 थीटा 90 होगा, साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 होगी, तब रेंज कितनी होगी? रेंज इतनी होगी, इसकी वैल्यू 1 रखो, u स्क्वायर बाय आ गया आंसर। तो व्हाट कैन बी द मैक्सिमम रेंज? u स्क्वायर बाय g। What can be the maximum height? Obviously maximum height के लिए क्या करना पड़ेगा? वर्टिकली फेंकना पड़ेगा, और वर्टिकली फेंकेंगे तो थीटा क्या हो जाएगा? थीटा एंगल ऑफ थ्रोइंग वो 90 डिग्री, रेंज 0 हो जाएगी, लेकिन हाइट क्या हो जाएगी? u स्क्वायर बाय 2g। बोलो h मैक्स, इसी u के साथ जो मैं मैक्सिमम हाइट पहुंचा सकता हूं, दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2g, और इसी u के साथ जो मैं रेंज कर सकता हूं मैक्सिमम, दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय g। दोनों रेशियो निकाल लेते हैं। मैक्सिमम हाइट तक कितना फेंक सकते हो, कितना दूरी तक फेंक सकते हो, तो क्या करोगे? रेशियो निकाले, u पर कट जाएगा, g कट जाएगा, क्या हो जाएगा? 1/2 डिवाइड बाय 1। कितना है आंसर? 1/2। सही है ना? मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम रेंज का आधा तक। समझ नहीं आएगा, दोबारा बताओ। ये क्या है? u स्क्वायर बाय g, इसको मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तब मेरा मैक्सिमम हाइट के बराबर आता है। मतलब बड़ा कौन हुआ? r मैक्स बड़ा है और h मैक्स छोटा है, तो रेंज के मुकाबले मैक्सिमम हाइट का वैल्यू कितना होगा? उसका 1/2 टाइम्स होगा। तो मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेंज का रेशियो क्या आएगा? 1/2 आएगा। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, देखो ये कितना आ गया? ये 1/2 डिवाइड बाय 1/1। यस और नो? अब बताओ, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 1/2 1/2 आ गया। तो मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेंज का रेशियो। सही है? ये आगे चल के क्वेश्चन आ सकता है, मॉड्यूल में एक क्वेश्चन शायद ऐसा है। सही है? ओके। अब एक और नया केस है, दोबारा बताना है क्या खुद भी? बोलो मैक्सिमम रेंज के लिए क्या करना पड़ेगा? थीटा कितना होना चाहिए? 45। सही है ना? अच्छा, जेवलिन में भी यही होता है क्या? रियल लाइफ में हमेशा ही 45 डिग्री की मैक्सिमम रेंज आएगी? नहीं। जैसे जेवलिन होता है ना, उसको 45 डिग्री एंगल पे नहीं फेंका जाता, उसको फेंका जाता है 35 36 डिग्री के आसपास। क्यों? क्योंकि उसकी जो शेप है ना, उसकी वजह से भी उसकी रेंज चेंज हो सकती है ना? हमने यहाँ पे कोई एरोडायनेमिक इफेक्ट यूज किया नहीं, उसके बारे में स्टडी नहीं किया हमने,
हमने सिंपल प्रोजेक्टाइल की बात की है, वैक्यूम में ऐसा होगा मोस्ट डेफिनेटली ऐसा। लेकिन जो जेवलिन होता है, जब वो इस तरह से जा रहा होता है तो एयर रेजिस्टेंस जब इससे टकराती है तो इसको थोड़ा सा और लिफ्ट मिल जाता है। इसको थोड़ा लिफ्ट मिल जाएगा तो बोलो क्या होगा, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ जाएगा, और टाइम ऑफ फ्लाइट अगर बढ़ गया तो रेंज भी बढ़ जाए। सही है, तो इसलिए उसका शेप ऐसा होता है, उसकी वजह से ही उसको 36-37 डिग्री के आसपास, है ना, 34 से 37-38 डिग्री तक की रेंज बढ़िया बनती है। ठीक है ना, उसको 45 पे नहीं देते। अगर कोई पूछ ले कि भाई कितने पे होता है, तो 45 पे होता है थियोरेटिकली। अच्छा, जेवलिन को कितने एंगल फेंकते हैं, 36 डिग्री के आसपास। क्यों? क्योंकि उसको लिफ्ट मिलती है ना, ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, है ना। ठीक है, ओके, ये ग्राफ देखिए, ये है रेंज वर्सेस एंगल का ग्राफ, रेंज वर्सेस एंगल। सही है, बोलो, रेंज और एंगल का ग्राफ बनाना है। बोलो, u कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, जैसे जैसे थीटा चेंज होगा रेंज क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, है ना। जब एंगल जीरो है, एंगल जीरो है, तो बोलो साइन ऑफ 2 इंटू जीरो, साइन जीरो जीरो होता है तो रेंज कितनी हो जाएगी, जीरो। तो जब एंगल थीटा जीरो है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो, रेंज इज इक्वल टू जीरो। सही है, जब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम। और जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, तब रेंज वापस क्या हो जाती है, जीरो। रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, 90 डिग्री के एंगल पे अगर बॉल को फेंक दिया तो रेंज क्या होगी, हॉरिजॉन्टल, जीरो होगी ना। ठीक है, तो इस केस में रहता है। तो हमने इसका ग्राफ बनाया। बोलो शेप कैसी बनेगी, साइन थीटा वाली शेप बनेगी, इस एंगल पे ये लग जाएगी, इस एंगल पे ये, इस एंगल पे ये। सही है ना। देखो ग्राफ कैसा बनता है, देखो ये ग्राफ बनेगा, ये देखो, जब एंगल 0 डिग्री है, बोलो थीटा 0 है तो रेंज भी 0 है, ये सुनो। जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है तब भी रेंज 0 है, थीटा है ना, और रेंज का वैल्यू 0 है। बोलो जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होगा तब रेंज कितनी होगी, मैक्सिमम, और ये कितनी होगी, u स्क्वायर बाय। कोई दिक्कत है इसमें? बिल्कुल सिंपल साधारण बात है। रिपीट करना है कुछ इसमें? ठीक है, अच्छा, अब एक और बड़ी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कुछ एचसी वर्मा वगैरह में क्वेश्चन है, ये बड़े क्लासिकल क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखो, मैं कहता हूं मुझे ना एक पर्टिकुलर रेंज चाहिए, उस रेंज का वैल्यू R1 है। जैसे ये जो u स्क्वायर बाय g है ना, ये फॉर एग्जांपल 100 मीटर, मतलब मैक्सिमम जो मैं फेंक सकता हूं बॉल को, वो कहां तक फेंक सकता हूं, 100 मीटर तक। सही है, मैक्सिमम तो आ जाएगा 45 डिग्री, लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि मुझे ना 50 मीटर फेंकना है, 50 मीटर, तो मैं किस एंगल पे फेंकूं? मैं कहता हूं मैं दो एंगल्स पे फेंक सकता हूं। इस ग्राफ की मदद से स्टडी करें तो देखो, ये है 100, है ना, 100 इज द मैक्सिमम वैल्यू, और ये कब आएगी जब एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। अब मैं कह रहा हूं मुझे रेंज चाहिए 50 मीटर, 50 मीटर फेंकने के लिए कितने एंगल से फेंकूं? मैक्सिमम तो 100 है, 50 में क्या करूंगा? तो बोलो ये है वो रेंज, इस रेंज के ऑब्टेन कर, इस रेंज को ऑब्टेन करने के लिए कितने एंगल्स अवेलेबल है। देखो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो, मैंने इस लाइन पे क्या होगा, रेंज 50 मीटर। बोलो ये इस ग्राफ को यहां पे कट कर रहा है, और ये इसको कहीं यहां पे भी कट कर रहा है। सही है, तो बोलो दो ऐसे एंगल्स हैं जहां पे मुझे ये रेंज मिल रही है 50 मीटर। सर कैसे? देखो जैसे ये लेफ्ट स्टैंड है ना, मुझे इसके ऊपर कोई चीज फेंकनी, ये फेंक रहा हूं, देखो छोटा एंगल था, ऐसे करके चला गया, ये देखो अभी भी लेफ्ट स्टैंड के ऊपर ये, तो दो अलग अलग एंगल्स पे भी सेम रेंज हो सकती है ना। मान लो मुझे उस चेयर के ऊपर फेंकना, तो मैं ऐसे करके भी फेंक सकता हूँ, छोटे एंगल पे चला जाएगा, और एक मैं ऐसे करके भी फेंक सकता हूँ, बड़े एंगल पे जाएगा। तो दोनों एंगल्स में रिलेशन क्या होगा? बोलो क्या ये ग्राफ सिमेट्रिक दिख रहा है आपको? साइन थीटा का ग्राफ सिमेट्रिक होता है ना, बोलो भाई सिमेट्रिक समझ रहे हैं? बोलो ये हाईएस्ट पॉइंट है, जैसा ग्राफ इधर है वैसा ही ग्राफ इधर, ये सब लोग
तो बोलो ये जो दो एंगल्स होंगे, लेट्स से थीटा वन एंगल पे भी मुझे R1 रेंज मिलती है, थीटा टू एंगल पे भी मुझे R1 रेंज मिलती है। तो बोलो थीटा वन और थीटा टू में रिलेशन क्या है? देखो यहां से यहां तक का जो एंगल है, लेट्स से ये 30 डिग्री, सिमेट्री के हिसाब से यहां से लेके, तो ये कह लो यहां से लेके यहां तक, थोड़ा ग्राफ ऐसा बनाना चाहिए, यहां से लेके यहां तक ये भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा, सिमेट्रिक ग्राफ है ना। बोलो यहां से यहां तक लेट्स से 60 डिग्री है, यहां से यहां तक 30 डिग्री है, टोटल कितना हो जाएगा? 90, टोटल 90 होगा। समझ नहीं आई बात? याद कर लो थोड़े उसको भी। थीटा वन प्लस थीटा टू कितना होता है? 90 डिग्री। दो एंगल्स है, एक थीटा वन और एक दूसरा थीटा टू, दोनों एंगल्स के सेम रेंज मिलती है। तो बताओ थीटा वन और थीटा टू में क्या रिलेशन? मैं कहता हूं थीटा वन एंड थीटा टू आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जिनका सम 90 डिग्री होता है ना। सप्लीमेंट्री का एंगल 180 डिग्री का सम होता है ना, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो बोलो थीटा वन प्लस थीटा टू कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। और थीटा टू की वैल्यू अगर निकालनी हो तो है 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत है? जैसे ये एग्जांपल देखिए, यहां से मैं बॉल को फेंक रहा हूं और मुझे बॉल में यहां पे पहुंचानी है, ठीक है। जैसे मैं यहां से फेंक रहा हूं और यहां पे एक बाल्टी रखी हुई है, बाल्टी के अंदर बॉल डाल दूं, ठीक है। तो बोलो एक मैं ऐसे भी फेंक सकता हूं बॉल को और दूसरा ऐसे भी फेंक सकता हूं, ऐसा। तो दोनों एंगल्स पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी कि रेंज सेम मिलती है। और जो पहला एंगल है दूसरा एंगल है, थीटा वन और थीटा टू, दोनों में रिलेशन क्या होगा? थीटा वन प्लस थीटा टू इक्वल टू 90 डिग्री। कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, दोनों केसेस में टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा किसमें होगा? बोलो ज्यादा देर तक हवा में कौन सा वाला केस में रहेगा? थीटा वन पे या थीटा टू पे? थीटा टू पे। ये सुनो क्यों भाई? क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था? 2u sin थीटा बाय जी। टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला करेंगे? 2u sin थीटा बाय जी। जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा साइन थीटा भी बढ़ेगा और टाइम ऑफ फ्लाइट भी बढ़ेगा। तो बोलो अगर थीटा टू थीटा वन से बड़ा है तो सेकंड वाले केस में टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा और मैक्सिमम हाइट भी सेकंड केस में ही ज्यादा होगा, है ना। तो ऐसे देख रहा हूं, एक ऐसे जा करके जा रहा है, तो बोलो मैक्सिमम हाइट किसमें ज्यादा होगा? बड़े वाले एंगल में, और टाइम ऑफ फ्लाइट भी बड़े वाले एंगल में ही ज्यादा। कोई दिक्कत है इसमें? बिल्कुल सिंपल हो गया बात, ठीक है। अब थोड़ी वॉर की बात कर लेते हैं ना। एट इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर Indian tanks are placed such that Pakistani battalion is at a minimum distance of 500 meter and extends to 500 to 3 meter। फिगर बना लेते हैं, ठीक है। ये इंडियन और पाकिस्तान का बॉर्डर है, ठीक है। यहां पे हमारे इंडियन आर्मी के टैंक्स हैं, ठीक है। ऐसे ही टैंक बनाने आते हैं मुझे, ठीक है। हंसना नहीं है, अपने देश के टैंक है। ठीक है, एक लाइन में खड़े हैं और यहां से कितनी दूरी पे पाकिस्तान की फौज है? यहां से मिनिमम डिस्टेंस तो है 500 मीटर्स, ठीक है। यहां पे पाकिस्तानी बटालियन खड़ी है, यहां पे, ठीक है। यहां पे लगातार उनकी गाड़ियां हैं, जीप है, उनके टैंक हैं, उनके लोग हैं, सैनिक हैं, जो भी है, ठीक है। और मैक्सिमम डिस्टेंस जो है दैट इज 500। तो यहां से शुरू होके, इतने डिस्टेंस से शुरू होके यहां तक पाकिस्तानी बटालियन। ओके, फाइंड द रेंज ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है? जिस एंगल पे किसी भी चीज को प्रोजेक्ट किया जाता है। आपको ये पता होगा जैसे कि ये जो टर्रेट होती है ना, यहां से गोले दागे जाते हैं, इसका एंगल चेंज हो सकता है ना। तो आपको बताना है कि कितने एंगल पे इनको सेट किया जाए, मिनिमम एंगल क्या होगा और मैक्सिमम एंगल क्या होगा, जिससे ये इनको हिट कर सके।
सही है। फाइंड द रेंज ऑफ एंगल्स, वो एंगल्स की रेंज बतानी है ऑफ कैनन्स, तोपों की, बाय इंडियन टैंक्स, इंडियन टैंकों के द्वारा, सो दैट ओनली एनिमी टैंक्स आर डिस्ट्रॉयड, गिवन दैट मजल वेलोसिटी ऑफ इंडियन टैंक्स इज 100 मीटर्स पर सेकंड। सही है। कितनी है भाई? मजल वेलोसिटी मतलब जितनी तेजी से गोला जो होता है, कैनन जो होता है, तोप का गोला, वो बाहर, ठीक है, टैंक का जो कैनन होता है तेजी से निकल रहा है भाई 100 मीटर्स पर सेकंड। आपको बताना है कितनी कितनी रेंज होती है। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है। आप हेल्प करो इंडियन आर्मी की। कैसे करो? मैं तो कर ही दूंगा, तुमको सोचना है। बोलो। सबसे पहले तो जो गोले हैं तोप के, उनको यहां पहुंचाओ। कितने डिस्टेंस पे? 500 मीटर पे पहुंचाइए। 500 मीटर पे पहुंचाने के लिए क्या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होना चाहिए? कोई हेल्प करेगा मेरी कि सर ऐसे ऐसे कर सकते हैं? अरे सोचना क्या है, रेंज का फॉर्मूला लगाना है। बोलो भाई, यहां से प्रोजेक्शन हो रहा है, यहां तक पहुंचाना है, कितना वेलोसिटी होना चाहिए? बोलो वेलोसिटी तो पता है, कितना एंगल होना चाहिए? बोलो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रेंज में आएगा, हाइट में आएगा, किस में आएगा? रेंज में आएगा। ठीक है भैया, तो रेंज का फॉर्मूला लिखना है, पहली बात तो ये क्लियर होगी। और रेंज कितनी होनी चाहिए भाई? 500 मीटर होनी चाहिए ना? सही है, ठीक है भैया, तो 500 मीटर रेंज होनी चाहिए। और रेंज का फॉर्मूला लिख दो, साइन 2 थीटा बाय, सही है। ये कितना होना चाहिए? बोलो 500। यू कितना है बताओ? 100, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा 100 इंटू 100 इंटू साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी कितना है? 10। एक जीरो यहां कट गई, 2 जीरो ये इधर 500 की कट गई। सही है। बोलो कितना आएगा? ये 10 इधर लेके जाओ, कितना आ जाएगा? 5/10 आ जाएगा, यानी कि 1/2 आ जाएगा। तो बोलो साइन 2 थीटा कितना हो गया? 1/2। अरे साइन ऑफ सम एंगल कितना आया? 1/2। ये एंगल कितना होना चाहिए? 30 डिग्री। तो 2 थीटा इज इक्वल टू कितना दिख रहा है मुझे? 30 डिग्री। और थीटा का वैल्यू क्या दिख रहा है ना? यानी कि इधर से अगर कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाएगा? 15 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाएगा, तो यहाँ पे हिट कर जाएगा बिल्कुल 500 मीटर। सही है। अब यहां से लेके कहां तक फायर करना है? यहां तक फायर करना है ना? यहां पे भी पहुंचाओ। यहां पे डिस्टेंस कितना है हॉरिजॉन्टल? 500√3 है। ठीक है, चलो अब रेंज कितनी होनी चाहिए दूसरे केस के लिए? चलो फॉर्मूला लगाओ, यू स्क्वायर, सही है। बोलो 500√3 इज इक्वल टू 100 इंटू 100 इंटू साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 10। एक जीरो ये कट जाएगी, ये 2 जीरो इधर कट जाएंगे। सही है। इस 10 को उठा के इधर ले आओ, 5/10 1/2 यानी कि √3/2 बन जाएगा। साइन 2 थीटा √3/2। ये एंगल कितना होगा? 2 थीटा जब √3/2 होता है, तो 2 थीटा इज इक्वल टू, तो थीटा इज इक्वल टू, है ना? तो बोलो मिनिमम कितना एंगल होना चाहिए? 15 डिग्री। और मैक्सिमम 30 डिग्री। जब मैं 15 डिग्री से एंगल 16 डिग्री कर दूंगा तो यहां आ जाएंगे। 17 पे यहाँ, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। सही है। मतलब यहां से आता है, समझ गया? हाँ ठीक है, डॉट डॉट में लगा दिया। यहां से लेके यहां तक बोलो 15 डिग्री से यहां और 30 डिग्री का एंगल चेंज करो। So the range of angles is 15 degrees to, और आपका आंसर हो जाएगा इनकम्प्लीट आंसर। ऐसे कैसे छोड़ दूंगा? इनकम्प्लीट आंसर है भाई। ये तो तुमने ये वाला एंगल निकाले है ना, ये तो ऐसे ऐसे गई है ना, है ना? ऐसे ऐसे भी तो जा सकते थे। दो एंगल होते हैं भैया,
तो 15 से 30 तो हो गया। बताओ जब एंगल 15 डिग्री था तब एंगल 75 डिग्री भी तो हो सकता था। 75 डिग्री का भी यही आता। यस और नो? बोलो भाई। अरे दो एंगल्स पे सेम रेंज होती है कि नहीं होती है? उन दोनों एंगल्स में क्या रिलेशन होता है? दोनों का सम 90 डिग्री होता है। अगर 15 डिग्री पे 500 की रेंज है तो 75 डिग्री पे भी 500 की रेंज होगी ना। सही है? तो 15 और जब 30 डिग्री एंगल है तब 60 डिग्री पे भी वही पहुंचेगा। यानी कि यहां पे फायर करने के लिए कितना एंगल हो सकता है? 60 डिग्री हो सकता है। यस और नो? ठीक है, तो आपके पास एक और आंसर आएगा 15 डिग्री से 30 डिग्री, और यहाँ पे क्या था 60 और यहाँ पे क्या था 75, तो 60 से 75 भी हो सकता है। ठीक है, एंड 60 डिग्री टू, बोलो आया आंसर? कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, 15 और यहाँ पे आ गया 30 और फिर 15 के करस्पॉन्डिंग 75 आया और 30 के करस्पॉन्डिंग 60 आया। कोई दिक्कत? दोनों पे ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा? 15 डिग्री टू 30 डिग्री एंड 60 डिग्री टू कंसेप्ट ऑफ सेम हाइट। अभी सेम रेंज की बात चल रही थी, अभी बात चलेगी सेम हाइट। ये रिपीट करना है, क्लियर है? तुम्हें पता है मैं तुमको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, ठीक है? बात है जो भी बात कर रहे हो, तो मान लिया क्लास में थोड़ा अंधेरा है, लेकिन इसका ये थोड़ी तुम बातें करोगे या एक दूसरे को मारोगे कि अंधेरा है अगले के मार दो। देखो तुम्हारा फोकस तुमको कामयाब करेगा। तुम अगर फोकस के साथ नहीं बैठ सकते तुम कहीं नहीं जाने वाले। तुम रहोगे अपने गांव में 3rd ग्रेड कॉलेज से पढ़ना, इधर उधर घूमते रहना, घर के काम में लगे रहना जिंदगी। फोकस के साथ नहीं बैठ सकते, कोई फायदा नहीं। मैं IIT तक इसलिए नहीं पहुंचा कि भाई मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, दो कारण से। एक तो मेरा फोकस बहुत अच्छा था और दूसरा मैंने मेहनत की। तुम अगर अपना अच्छा फोकस रखोगे और अच्छी मेहनत करोगे तो तुम जाओगे। इंटेलिजेंस हर गली नुक्कड़ पे एक इंटेलिजेंट इंसान मिल जाएगा। इंटेलिजेंस तो टैलेंट जो है ना, वो बस क्या बताऊं, पानी से भी ज्यादा कॉमन है इंडिया में। टैलेंटेड हर कोई है, हर किसी के पास टैलेंट। तुम्हारे टैलेंट की कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारे फोकस की वैल्यू है, तुम्हारे हार्डवर्क की। जो तुम्हारे पास स्किल है उसी की वैल्यू, बस और कोई वैल्यू नहीं। बाकी सब इन्हीं के आधार पर चलता है। पैसा, रुतबा, दौलत, शोहरत, पावर सब इसी पे चलती है। फोकस होके बैठा रहूंगा, बीच बीच में बात करते हुए आई विल नॉट फोकस। ठीक है ना? मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। 2012 में आई चेंज माई स्कूल, वहां से छोड़ के और मैं रोहतक गया था। वहां कुछ ट्यूशन थे, बहुत अच्छे टीचर्स नो डाउट, बहुत अच्छे टीचर्स थे, बहुत टॉप क्लास टीचर्स। उनसे पढ़ा, नया नया गया था, कोई दोस्त नहीं थे। क्लास में पढ़ा, जो पढ़ा था ना वो आज भी याद है। जो पढ़ा था ना वो आज भी याद है कि क्या पढ़ा था, कौन सा चैप्टर था, क्या रूल्स थे, क्या ये था, क्या वो था। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा था। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आज से 13 साल पहले की बात है, जुलाई में गया था। 13 साल पहले की चीज आज भी याद है, दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा फोकस था क्लास में। तुमको भी लगता है कि सोशल रहने से ही कुछ काम बनेगा? नहीं, दोस्त कोई मायने नहीं रखते। क्लासमेट्स आर जस्ट मेट्स, जो साथ बैठने वाले लोग दोस्त नहीं होते। मेरे दोस्त बन गए ना, उसके बाद सारी परफॉर्मेंस की ऐसी हो गई। दोस्त मत बनाओ। तुम्हें हेल्प चाहिए उनसे हेल्प लो, उनको हेल्प चाहिए तो उनकी हेल्प कर दो, तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होते क्लास के दोस्त। तो ध्यान रखने के बाद सेल्फिश हो गए तभी आगे बढ़ोगे। पूरी क्लास का सिलेक्शन तुमने नहीं करवाना है,
कि हर किसी को मैं पढ़ा दूं, बहुत अच्छा बन जाऊंगा, कोई जरूरत नहीं है, अपना अपना काम करो। कंसेप्ट ऑफ सेम हाइट, जो टॉपर्स होते हैं ना, वो इतना फोकस के साथ पढ़ते हैं क्लास में, क्लास से निकल के कहां जाना है, क्या करना है, उनको पता नहीं था। मैं हर रोज तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन जब मैं पढ़ता था कई बार ऐसा हुआ था कि क्लास से निकल के ये नहीं पता था कि जाना कहाँ है, घर जाना है या दूसरी क्लास में जाना है, इतना भी ध्यान नहीं रहता था, क्योंकि क्लास के कंसेप्ट में ही इतना ध्यान हो जाता था कि वहीं पर ध्यान लगा रहता था, बाकी कुछ याद नहीं रहता था। उस लेवल तक अगर खुद को पागल कर सकते हो, बाकी सारी चीजें भुला सकते हो, तो तुम आईआईटी का तुम प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नहीं कर सकते तो फिर तुम अपने देखना छोड़। मेक श्योर दैट यू स्टडी वेल एंड विद फोकस एंड विदाउट मेकिंग एनी फ्रेंड्स। अननेसेसरी दोस्तों का कोई फायदा नहीं। कंसेप्ट ऑफ सेम हाइट, देखो मुझे एक बात बताओ, जब हमने वन डायमेंशनल मोशन पढ़ा था, ये जमीन थी, ठीक है, यहां से पार्टिकल को फेंका था, ये वापस आ गया था, यस और नो, है ना? बोलो, मैंने आपको बताया था पाथ इज सिमेट्रिक अबाउट हाईएस्ट पॉइंट, यस और नो? जैसा पाथ ऊपर जाने का है वैसा ही पाथ नीचे आने का होगा, यस और नो? मान लो भाई ऊपर जाने में 10 सेकंड लगे तो नीचे आने में भी 10 सेकंड लगेंगे, ऊपर जाने में 4 सेकंड लगे तो नीचे आने में भी 4 सेकंड लगेंगे। इधर बोलो, अगर लास्ट के सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है तो इधर इधर आने वाली इस पहले सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा? 5। इसमें कितना है? 15 मीटर। तो इसमें भी कितना होगा? इधर इधर इस वाले टाइम में लगेगा 25 मिनट, तो इधर भी कितना लगेगा? सही है ना? पाथ इज सिमेट्रिक अबाउट द हाईएस्ट पॉइंट। जो हाईएस्ट पॉइंट है उसके इधर भी ऐसा ही पाथ है और इधर भी ऐसा ही पाथ है, यस और नो? पैराबोलाज, ये जो पाथ है प्रोजेक्टाइल मोशन का, दिस इज पैराबोलिक। कैसा पाथ है? पैराबोलिक। एंड पैराबोलाज आर आल्सो सिमेट्रिक। जैसे अगर आप y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ की बात करो, y इज इक्वल टू कोई भी क्वाड्रेटिक ग्राफ की बात करो, ये जो सबसे नीचे वाला पॉइंट होता है ना, इसके अबाउट ये क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। जैसा पाथ इधर है वैसा ही ग्राफ इधर है, ठीक है ना? अब ये क्या है? ये भी एक पैराबोला है, बस मान लो कि इन्वर्टेड पैराबोला है, यस और नो? तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ये इसकी क्या होगी? वर्टेक्स। और इसके अबाउट ये जो ट्रेजेक्टरी है, ये जो रास्ता है, ये जो मोशन है, ये क्या है? सिमेट्रिक है। जैसा ये इधर है वैसा ही ये इधर होगा। समझ में आया? जैसे यहां से यहां तक 1 सेकंड में अगर ये 5 मीटर चलता है तो इधर से इधर भी 1 सेकंड में 5 मीटर। मान लो इधर से इधर ये लास्ट 1 सेकंड में 1 मीटर चलता है, तो इधर से इधर भी 1 सेकंड में 1 ही मीटर चलता है, यस और नो? जैसे ऊपर जाने का टाइम u/g, नीचे आने का u/g। यहां पे क्या हो रहा है? ऊपर जाने का टाइम u/g, नीचे आने का u/g। सही है ना? अच्छा, जैसी चीजें यहां है वैसी ही चीजें फिर यहां भी होंगी, यस और नो? बोलो भाई। अच्छा, यहां पे इनिशियली कैसी स्पीड थी? u cos थीटा, यस और नो? यहां पे जब ये पहुंचेगा तो हॉरिजॉन्टल में तो कोई चेंज नहीं है, हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन तो चेंज नहीं है, तो बोलो यहां पे भी क्या होगा? u cos थीटा इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी। बोलो इनिशियली ये कितनी स्पीड से ऊपर जा रहा है? ये जो पार्टिकल है, अगर ये मैंने लेट से फेंका है 30 मीटर पर सेकंड से, तो ये जमीन पे वापस आके भी कितनी स्पीड से टकरा रहा था? यस और नो? यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी थी? 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे कितनी थी? 10 मीटर पर सेकंड, यस और नो? यहाँ पे कितनी है? यहाँ पे कितनी? यस और नो? जितनी स्पीड से गया था उतनी स्पीड से नीचे आया। बोलो वर्टिकल कंपोनेंट, जो यहाँ पे ऊपर जाने वाला कंपोनेंट u sin थीटा था, यहाँ पे वर्टिकली नीचे आने का कंपोनेंट कितना होगा? सेम होगा। बोलो u cos थीटा और u sin थीटा ये कितना था? बोलो ये कितना होगा? सही है ना? बोलो अगर यहां से एंगल 30 डिग्री था तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज ऑल्सो द एंगल ऑफ स्ट्राइकिंग विद द ग्राउंड। द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज ऑल्सो द वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइकिंग विद द ग्राउंड। 100 मीटर्स पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया था, 100 मीटर्स पर सेकंड से ही स्ट्राइक करेगा।
सही है। जब यहां पे प्रोजेक्ट किया था तो लेट्स से 60 मीटर पर सेकेंड इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, तो यहां पे भी इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो, यहां पे इसका वर्टिकल कंपोनेंट 80 मीटर पर सेकेंड था, यहां पे भी इसका वर्टिकल कंपोनेंट नहीं आएगा। समझ में आया? यानी कि हर एक चीज को ये क्या कर रहा है, इधर वाली चीज को उधर रिफ्लेक्ट कर रहा है। बस फर्क यही है कि इधर पार्टिकल ऊपर जा रहा है, यहां तक पार्टिकल क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है ना, हाइट बढ़ रही है भाई, ऊपर जा रहा है। इधर से आगे क्या हो रहा है, पार्टिकल लगातार नीचे जा रहा है। तो इधर जो वर्टिकल वेलोसिटी ऊपर की तरफ थी, बस इधर वो वर्टिकल वेलोसिटी नीचे की तरफ हो जाएगी, बस तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्लियर है बात? क्या कुछ भी रिपीट करो, रिवाइज कर रहा हूं, आप पक्का वीडियो से कर लेंगे ना, अगर कभी कोई इश्यू लगता है भूल जाओ तो वीडियो इसीलिए। ओके अच्छा, अब मुझे ये बताओ, जैसे ये वाली जो हाइट थी, जमीन से 25 मीटर की जो हाइट थी, है ना, ये ऊपर जाते टाइम इस लेवल को क्रॉस किया था कि नहीं किया था, वापस आते टाइम भी इस लेवल को क्रॉस किया था, है ना। तो बोलो, अगर मैं कहूं कि ये तो हो गया जैसे मैक्सिमम हाइट, ठीक है, इसके अलावा कोई भी लेवल ले लो, फॉर एग्जांपल मैं स्मॉल h हाइट का लेवल ले लेता हूं, इस लेवल पे कितनी बार है ये प्रोजेक्ट है, 2 बार है, एक बार तो ऊपर जाते टाइम और एक बार नीचे, जैसे वहां था ऊपर जाते टाइम नीचे आते टाइम। सही है। पाथ कैसा है, सिमेट्रिक अबाउट द हाईएस्ट पॉइंट। तो आपको बताना है कि इस हाइट को ये किस किस टाइम पे क्रॉस करेगा, इस लेवल ऑफ हाइट को किस टाइम पे क्रॉस करेगा। मैं बोला कि t1 टाइम पे क्रॉस करेगा, और जब वापस आ रहा होगा तब यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना हुआ होगा, t2। यहां से यहां का टाइम t1, यहां से यहां का टाइम t2। जैसा नो, अब बोलो ये वाला और ये वाला सिमेट्रिक होंगे या नहीं? तो जितना टाइम यहां से यहां जाने में लगा है उतना ही टाइम यहां से यहां जाने में लगेगा। जैसा नो, तो अगर यहां से यहां तक जाने में t1 टाइम लगा है तो यहां से यहां तक कितना टाइम लगेगा, t1 टाइम लगेगा। अरे ध्यान से देखो भाई, क्या हो रहा है, t2 प्लस t1 इज इक्वल टू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, यहां से यहां तक का टोटल टाइम। कैसे निकाल सकता हूं मैं, t2 को t1 से ऐड कर, खत्म हो, नहीं आई बात। तो t1 प्लस t2 इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट विच इज 2u sin थीटा। भाई समझ में नहीं आएगा? सही है, कोई दिक्कत? अच्छा बोलो, ये फॉर्मूला पढ़ा था कल, h इज इक्वल टू u sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर। सही था? अच्छा, ये h क्या है, मैं कहता हूं ये h वो हाइट है जो यहां है, ये लेवल है। सही है। और बोलो, इस हाइट को किस टाइम पे क्रॉस किया, मुझे वो निकालना है ना। तो बोलो, हाइट में और टाइम में एक इक्वेशन है मेरे पास। कैसी इक्वेशन है, लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होते हैं, मतलब इसके भी 2 रूट्स होंगे। वो 2 रूट कौन होंगे, मैं कहूंगा t1 और t2 होंगे भाई। ऐसा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है, LHS इक्वल टू RHS करना है। तो बोलो, ये हाइट किस टाइम पे होती है, एक तो t1 टाइम पे और एक t2 टाइम पे। तो इस t की क्या क्या वैल्यू होती है, t1 और एक t2। इसको आसान भाषा में मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलेंगे कि इस इक्वेशन के 2 रूट्स होंगे, एक t1 और एक t2। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला कौन है, एक t1 है और एक t2। यस और नो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला कौन है ना, LHS इक्वल टू RHS हो जाए। LHS इक्वल टू RHS मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, मतलब इक्वेशन के रूट्स आ जाए। यस और नो? ये सॉल्यूशन आते हैं। ठीक है। अच्छा, ये देखो, इस इक्वेशन के हिसाब से क्या आपको ये दिख रहा है, इसको कंपेयर करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। करेक्ट? बोलो, अगर इसके रूट्स है अल्फा और बीटा, बताओ व्हाट इज सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सही है। फॉर दिस इक्वेशन
एक्स की जगह टी है, सही है, एक्स की जगह कौन है, टी, और एबीसी की जगह कौन कौन है आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्यों ना मैं इस इक्वेशन को इसकी तरीके से लिख दो भाई, यहां लिखो, इसको उठा के इधर ले आओ, क्या आएगा 1/2 जी टी स्क्वायर, उधर माइनस साइड बना दोगे, सही है, ये प्लस है इधर, जरा के माइनस यू साइन थीटा टी, ये क्या है एच प्लस एच इक्वल टू 0, कोई दिक्कत, बोलो कंपेयर करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स की जगह कौन है टी है ना, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इक्वल टू 0, इसके रूट्स है अल्फाबेटिकल कौन, t1 एंड t2, व्हाट इज द सम ऑफ रूट्स t1 प्लस t2, क्या आएगा बोलो माइनस बी बाय, सही है, b कौन है, तो ये फॉर्मूले का माइनस है, और b क्या है माइनस यू साइन थीटा डिवाइड बाय a क्या है 1/2 जी टी, तो 1/2 जी, सही है, माइनस और ये माइनस कट जाएगा, इस 2 को उठा के ऊपर ले जाएंगे, कोई दिक्कत, अरे देखा देखा फॉर्मूला लगा है, तो 2u sin थीटा बाय क्या होता है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट होता है ना, मैंने बोला था आपको t1 प्लस t2 इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, देखो t1 प्लस t2 इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, कॉमन सेंस भी यही कह रहा है और मैथमेटिकल आउटपुट भी यही कह रहा है, सही है, तो t1 प्लस t2 की एक बात पता चल गई आपको, दूसरी बात क्या होती है बोलो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स t1 t2 इज इक्वल टू c बाय a, व्हाट इज c, व्हाट इज a, ये भी कुछ देखा देखा लगा होगा, है ना, बोलो भाई, किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट से ड्रॉप कर दे तो कितना टाइम लगता है नीचे आने में, अंडर रूट 2h बाय जी टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है वंशिका, अंडर रूट 2h बाय जी, और t स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2h बाय जी, देखो t1 और t2 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आ जाएगा 2h बाय जी, समझ में आया, कुछ कुछ पल्ले पड़ रहा है, तो कंसेप्ट ऑफ सेम रेंज समझ में आ गया है, और कंसेप्ट ऑफ सेम हाइट भी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है इसमें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स t1 t2 इज इक्वल टू 2h बाय जी, सही है, अच्छा एक और चीज है, जब ये पार्टिकल h हाइट पे था, ठीक है, t1 टाइम पे, और h हाइट पे ही था t2 टाइम पे, तो हमने बोला कि इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट था वो रहा x1 t1 टाइम पे, और t2 टाइम पे जो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ था वो था x2, ध्यान से देखो, यहां से यहां तक जो होगा वही यहां से यहां तक होगा, यस और नो, तो बोलो अगर ये डिस्टेंस x1 है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, x1 ही होगा, ध्यान से देखिए, ये है x2 और ये है x1, बोलिए x1 प्लस x2 इज इक्वल टू रेंज ऑफ द पार्टिकल, हुआ ना, तो आप इसको भी याद रख सकते, रिपीट करने की जरूरत है, ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम, 10 let's do this question, I will give you this question and बता के ट्राई करके देखो, बहुत अच्छा, बहुत कुछ सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है, मतलब इमेजिन करना है लिटरली जो भी इसमें लिखा हुआ है, ओके, क्वेश्चन में समझा देता हूं आपको और थोड़ा सा हिंट दे दूंगा किस तरीके से आपको करना है, ठीक है, फिर आप उसको करते हैं, ओके, ठीक है भाई, ठीक है, a stone is projected in such a way that it may hit a bird sitting at the pole of height h, ये पोल है, ठीक है, इस पोल की हाइट है h, यहां ग्राउंड से ना एक पत्थर फेंका गया है, ठीक है, और इस तरीके से फेंका गया है कि वो इस बर्ड को लगेगा, ठीक है, निशाना बिल्कुल पक्का है इसने फेंका कि इसके लगेगा,
एट द सेम टाइम, जिस टाइम पे यहां से पत्थर फेंका गया उसी टाइम इस बर्ड ने देख लिया, ठीक है, इस बर्ड ने देख लिया कि अरे पत्थर आ रहा है, वो पत्थर फेंकने वाला जैसे ही पत्थर फेंका ये उड़ गया वहां से। और ये उड़ा कहां, देखते हैं। एट द सेम टाइम बर्ड स्टार्ट्स फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली इसने उड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। एंड द स्टोन हिट्स द बर्ड, और ये जो पत्थर है फिर भी इस बर्ड के जाके लगा व्हाइल कमिंग डाउन, मतलब ये इधर इसके लगने वाला था, जैसे ही ये फेंका ये उड़ गया, ये यहां पहुंचा था, तब उसी टाइम पे ये पत्थर भी यहां पहुंच गया और वापस आते टाइम ये बर्ड के लग गया। व्हाइल कमिंग डाउन, इफ एच मैक्स इज 2h, मैक्सिमम हाइट जहां तक ये पत्थर जा सकता है, ये मैक्सिमम हाइट अगर इस पोल की हाइट का डबल है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ बर्ड एंड स्टोन। तो यहां से ये जो स्टोन है और ये जो बर्ड है, इन दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का क्या करना है, रेशियो। क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। नो डाउट इसका सॉल्यूशन आगे लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन एक बार आप ट्राई करें, ठीक है। ये क्वेश्चन हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ये हम थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं, फिर से आगे हो जाएंगे, है ना। इसमें ना थोड़े थोड़े और 2-3 फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले भी आपको याद होंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के जो फॉर्मूले हैं, फिर कुछ और क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की बहुत सारे। क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। फिर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या होता है, छत पे खड़े होके और किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंका है, छत पे खड़े हो तो वो पार्टिकल ऐसे करके नीचे जाएगा ना, तो इसके बारे में हम स्टडी, ठीक है भाई, ओके। दिस वी विल डू टुमारो, टुमारो मींस द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है, जो आज पढ़ा है उसमें कोई डाउट है, जो क्वेश्चन होमवर्क में दिया है उसको ट्राई करके आएंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम।